Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. GIGL की क्लास है आज। GIGL की क्लास के अंदर हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर जो हमारा है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटी की बात कर रहे थे। हमारा आर्टिकल 29 माइनॉरिटी की बात करता है और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। जो आर्टिकल 29 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 29 है वो दो राइट की बात करता है। पहला क्या है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट thereof having a distinct language, script or culture of its own has the right of conserve the same। आर्टिकल 29 ये कहता है कि भाई कोई भी पर्सन किसी भी भारत में किसी भी हिस्से में रह रहा है, टेरिटरी के अंदर रह रहा है, भारत की सीमा के अंदर कोई भी सिटीजन रह रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी अलग धर्म का हो, किसी भी अलग लैंग्वेज में वो बात कर रहा हो, है ना, उसका कल्चर अलग है, तो वो अपने कल्चर को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकता है, अपने राइट को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund on ground only of religion, race, caste, language, any of them। किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, उसके रंग के बेस पे, उसकी लैंग्वेज के बेस पे क्या नहीं किया जाएगा, उसको क्या नहीं किया जाएगा, उसको डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शिक्षा लेने से। कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट कोई भी सहायता दे रही है, तो किसी भी सिटीजन को उसके धर्म के, उसकी जाति के, उसकी कास्ट के, उसकी भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। Exception is made to this right to effect that if special provision is made for the admission of person belonging to educationally and socially backward classes and scheduled caste or scheduled tribe, it shall be valid। बट इसमें क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किन के लिए है, ओबीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, एससी एसटी के लिए। अगर एससी एसटी को, बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट्स हैं, इनको एडमिशन दिया जा रहा है, स्पेशल प्रोविजन इनके लिए बना है, तो फिर वो क्या होगा, वो वैलिड माना जाएगा, उसको अब इनवैलिड नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन राइट हमें कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल के अंदर दिया गया है। आगे बात करते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institution। All minority, whether based on region or on language, shall have right to establish and administer educational institution of their choice। अगर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी इंडियन सिटीजन जो किसी ऐसे धर्म से है जो इंडिया में बहुत कम फॉलो किया जाता है, या किसी कोई ऐसी लैंग्वेज है जो इंडिया में बहुत कम बोली जाती है, माइनॉरिटी में है ना, तो अगर कोई ऐसा है, तो अगर वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई क्या, किसी कोई इंस्टीट्यूट को क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है या एडमिनिस्टर कर रहा है, वो कर सकता है। द स्टेट कैनॉट इन ग्रांटिंग एड टू educational institution discriminate against any educational institution on the ground of it is under the management of minority whether based on religion or language। जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है, जब किसी को हेल्प करेगी, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करेगी, तो वो कोई क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। किसके बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी, भाई ये किसी, अगर मान लो कोई मुस्लिम है कि भाई ये तो मुस्लिम है, हम इसको कोई हेल्प नहीं करेंगे, या किसी दूसरे धर्म से है या कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, और उसके बेस पे गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प करने में, है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है, तो वो नहीं करेगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 का कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने की गारंटी देता है। हमारा आर्टिकल 32 गारंटी देता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट।
अब उसमें कुछ रेमेडी बताई गई हैं, क्या क्या है बात करते हैं। आर्टिकल 32 मेक इट अ फंडामेंटल राइट that a person whose fundamental rights is violated has the right to move to the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the fundamental right। आर्टिकल 32 कहना चाह रहा है, आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया गया, अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया गया है तो उसके पास राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। उसके पास क्या है? राइट है। किस चीज का राइट है? राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का उसके पास राइट है। वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। क्लियर है? A person need not to first exhaust the other remedy and then go to the Supreme Court. On the other hand, he can directly raise the matter before High Court of the land, and the Supreme Court is the empowered to issue direction or order to the writ. ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट को एग्जॉस्ट किया जा रहा है तो उसके पास किसी के फंडामेंटल राइट को क्या किया जा रहा है? वॉयलेट किया जा रहा है, तो उसके पास राइट है कि वो अपने लैंड की हाई कोर्ट में जा सकता है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट एम्पावर है कि डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, रिट दे सकता है। राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट हैज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution does not contemplate such suspension except by way of President's order under Article 359 when a pre-culmination of emergency is in place। ये कहना चाह रहा है कि किसी के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कब किया जा सकता है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जा सकता है। अगर क्या करे, हमारे प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पास करे, इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर कोई ऑर्डर पास किया गया, जैसे कोरोना टाइम में फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा दी थी कि कोई भी बाहर नहीं घूमेगा, इकट्ठा नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। तो वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया था, उसके बेसिस पे क्या हुआ था? फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया था इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए। तो ये आर्टिकल 32 बात करता है। आगे बात करते हैं रिट की। रिट क्या होती है? रिट जो होती है एक तरह से एक डायरेक्शन होती है, एक तरह से डायरेक्शन होती है। रिट क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट? Anyone whose right are affected, किसी के फंडामेंटल राइट अगर इफेक्ट हुए हैं, anyone whose right are affected, anyone whose right are affected is empowered to seek writ from the Supreme Court। वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से रिट ले सकता है अंडर आर्टिकल 32 या फिर फ्रॉम हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। रिट क्या होती है? अगर अगर किसी भी सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर अफेक्ट हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं? तो वो क्या कर सकते हैं? रिट ले सकते हैं, वो सीख कर सकते हैं रिट। किससे? सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट से ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 में। However, the Article 32 Supreme Court can issue it only in case of violation of fundamental right। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट किस केसेस में रिट इशू कर सकते हैं? अगर किसी के फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुए हैं, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। एनी अदर केसेस में रिट कौन इशू करेगा? हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर।
Remedy under writ is provided if there is no remedy available under the ordinary course of law. भाई अगर किसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लॉ में कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो आप रिट के द्वारा क्या ले सकते हो, रेमेडी ले सकते हो। रेमेडी अवेलेबल इज इनएडुकेट, अगर जो रेमेडी है वो इनएडुकेट है तो आप रिट में क्या ले सकते हो, रेमेडी ले सकते हो। भाई रिट में क्या ले सकते हो, रेमेडी ले सकते हो। रिट क्या होती है, एक तरह से डायरेक्ट। अब रिट कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ रिट्स। पहली रिट्स होती है रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस। पहली रिट क्या होती है, रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस। इसका मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस is in the nature of order calling upon the person who has detained another to produce the letter before the court in the order to let the court know the ground of his detention and set him free if there is no legal justification. The writ of habeas corpus is a remedy available to person who is confined without legal justification. Writ of habeas corpus क्या कहता है, writ of habeas corpus कहता है, इसका मीनिंग होता है, जो रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस होता है इसका मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को डिटेन कर लिया गया, पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया, पकड़ लिया गया, तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और कोर्ट रीजन मांगेगा कि क्यों इसको डिटेन किया गया है। जिसने उसे पकड़ा था उससे पूछा जाएगा कि क्यों इसको कस्टडी में रखा गया है। अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं मिली, उसको पकड़ने का कोई कारण नहीं मिला, तो उसे फ्री कर दिया जाएगा। ये रिट अवेलेबल होती है, रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस किसको अवेलेबल होती है, जिस पर्सन को बिना किसी कारण के कस्टडी में रख लिया गया है, तो ये रिट उस पर्सन को अवेलेबल होती है। द रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस मतलब हैव अ बॉडी, जो ये जान सके कि किस वजह से इसको पकड़ा गया। अगर कोई रीजन नहीं मिला तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पर्सन को छोड़ दिया जाएगा। समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस का मीनिंग होता है कमांड। मैंडेमस का मीनिंग होता है कमांड, कमांड देना, किसी को निर्देश देना, निर्देश देना। रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है, किसी को कमांड देना, किसी को निर्देश देना। द रिट ऑफ मैंडेमस इज अ कमांड इशू टू डायरेक्ट एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट और अ गवर्नमेंट रिक्वायरिंग हिम और इट टू अ पर्टिकुलर थिंग specified therein which pertain to his or its office and is further in nature of public duty। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो एक कमांड होती है, रिट ऑफ कमांड किसको दी जाती है, किसी पर्सन को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी इंफीरियर कोर्ट को, किसी गवर्नमेंट को, जिसको बोला जाता है रिक्वायरिंग हिम टू डू ए पर्टिकुलर थिंग, कुछ करने के लिए क्या किया जाता है, निर्देश किया जाता है, जो उसके ऑफिस से रिलेटेड होती है, पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड होती है। मतलब किसी पर्सन को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी इंफीरियर कोर्ट को, किसी गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए, है ना, कुछ करने के लिए, पब्लिक ड्यूटी के लिए, कुछ करने के लिए कमांड देना क्या होता है, मैंडेमस से होता है। मैंडेमस होके यहाँ पर चलता है। समझ आ गई, मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है, इट इज अ कमांड, इट इज अ निर्देश। The writ of mandamus is a command issued to direct any person, corporation, inferior court। भाई उसको पब्लिक ड्यूटी में कुछ करने के लिए निर्देश देना, कमांड देना क्या कहलाता है, मैंडेमस कहलाता है। प्रोहिबिशन, जो प्रोहिबिशन होती है वो इशू की जाती है इंफीरियर कोर्ट को। इंफीरियर कोर्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, छोटी कोर्ट, अपनी से छोटी कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। तो भाई जो रिट दी जाती है प्रोहिबिशन की, ये किसको दी जाती है, इंफीरियर कोर्ट की जाती है। प्रिवेंटिंग द लेटर फ्रॉम अ स्प्रिंग जुरिडिक्शन व्हिच इज नॉट लीगली वेस्टेड, मतलब उसको रोकना, उसको रोकना कोई काम करने से, मतलब उसको रोकना किस चीज से, किसी फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन। स्प्रिंग का मीनिंग होता है एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन,
किसी पावर को, जुडिशियल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, पावर, पावर भाई किसी को पावर, किसी की पावर को, जो इंफीरियर कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज करने से रोकना जो उसको नहीं दी गई। जहां पर कोई कोर्ट, जहां पर कोई ट्रिब्यूनल अपनी पावर से ज्यादा काम करता है ना, जहां पर कोई ट्रिब्यूनल, जहां पर कोई कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा कोई काम करता है या किसी रूल को वोलेट करता है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट क्या इश्यू होती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। जहां पर कोई कोर्ट, जहां पर कोई ट्रिब्यूनल अपनी पावर से ज्यादा काम करे, तो वहां पर उसके अगेंस्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होती है, इशू होती है। आगे बढ़ते हैं, रिट ऑफ सर्टियोरिटी। रिट ऑफ सर्टियोरिटी क्या होता है, सर्टियोरिटी, सर्टियोरिटी इट इज अ रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो ये रिट होती है ये इशू की जाती है, इशूड बाय दी सुप्रीम कोर्ट। जो ये रिट होती है इसको इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, टू अ इंफीरियर कोर्ट। और ये दी किसको जाती है, इंफीरियर कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट कौन सी होती है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट, छोटी कोर्ट, जिसमें क्या बोला जाता है, फॉरबिडिंग द लेटर टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग इन एक्सेस ऑफ द जुडिशियल। जिसमें उसको क्या किया जाता है, जिसमें उसे फॉरबिड किया जाता है। रिट ऑफ सर्टियोरिटी क्या होता है, फॉरबिड करना, फॉरबिड द लेटर टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग इन एक्सेस ऑफ इट इज जुडिशियल। ऑल कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ सर्टियोरिटी throughout their territorial jurisdiction when the subordinate court subordinate judicial authority act without in excess of the jurisdiction or contravene the rule of natural justice and commit an error apparent to the face of the record. Although the object of the both the writ of prohibition and certiorari are the same, prohibition is available at the earlier stage but certiorari is available at the later stage. इसमें क्या किया जाता है, रिट ऑफ सर्टियोरिटी के अंदर एक इंफीरियर कोर्ट को रोका जाता है, मना किया जाता है कि भाई आपने जो ये प्रोसीडिंग एक्सरसाइज किया है अपने पावर से, उसको क्या किया जाए, रोका जाए। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है वो अर्लियर स्टेज पे दी जाती है, बट जो सर्टियोरिटी होती है वो लेटर स्टेज पे दी जाती है, लेटर स्टेज पे। यही इसमें फर्क होता है, बाकी ये दोनों सेम होती है। इसमें क्या होता है, छोटी कोर्ट को रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है कि वो अपनी एक्सेस, अपनी पावर से ज्यादा कोई काम ना करे, वो किसी रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को कॉन्ट्रावेन ना करे, वो कोई ऐसा काम ना करे वो कोई ऐसा ऑर्डर पास ना करे जिसमें क्या है, कोई गलती है, कोई एरर है। इसमें इंफीरियर कोर्ट को रोकना। अब बात करते हैं रिट ऑफ जो वारंटो क्या होता है। रिट ऑफ जो वारंटो क्या होता है, what is the meaning of writ of jo warranto? Under this, the holder of the office has to show the court under which authority he hold the office. इसके अंदर क्या होता है, रिट ऑफ जो वारंटो के ऊपर अगर कोई ऑफिस का होल्डर है, मतलब अगर किसी पर्सन ने, किसी ऑफिसर ने अपने पोस्ट को होल्ड कर रखा है, तो उसको बताना पड़ेगा, उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी कोर्ट को कि किस अथॉरिटी के अंदर उसने उस ऑफिस को होल्ड कर रखा है। इट इज इशू व्हेन द ऑफिस इज ऑफ पब्लिक एंड ऑफ अ सब्सटेंसिव नेचर, और जिसको क्रिएट किया गया है लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एंड द रिस्पोंडेंट हैज असर्ट हिज क्लेम टू द ऑफिस, और जो रिस्पोंडेंट है वो कह रहा है कि ये ऑफिस मेरा है, तो उसमें उसे ये बोला जाएगा, ये बताया जाएगा उसको, ये जो वारंटो के अंदर उससे ये पूछा जाएगा, भाई हमें बताओ किस अथॉरिटी के अंदर आपको ये ऑफिस मिला है। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल इंक्लूड पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ये किसकी बात करता है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है। डायरेक्टिव्स विच आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू लीड द कंट्री। इसके अंदर क्या होता है कि भाई इसमें गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरह से एक गवर्नमेंट जो है कंट्री को लीड करेगी। और इसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस आती है, कौन कौन सी डायरेक्टिव आती है, वो हम बात करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इनैमोरेटेड बिलो। क्या क्या है इसके अंदर? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन्यूमरेटेड बिलो। क्या क्या इसके अंदर आता है वो बात कर लेते हैं। पहला, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। भाई गवर्नमेंट जो है एक सोशल ऑर्डर को फॉलो करेगी, सिक्योर करेगी, किस चीज के लिए? लोगों के हित को प्रमोट करने के लिए, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। स्टेट मस्ट स्ट्रीव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जो है कोशिश करेगी कि लोगों के वेलफेयर को, लोगों के हितों को प्रमोट किया जाए। स्टेट मस्ट टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। गवर्नमेंट हर एक स्टेप लेगी विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्टेट मेक्स effective provision for securing the right to work, to education and public assistance in case of unemployment old age। ये कहना चाह रहा है कि भाई गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बनाएगी किस चीज के लिए? राइट टू वर्क के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए, पब्लिक असिस्टेंस के लिए, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड एज लोगों के लिए। State must endeavor to provide uniform civil code for all the Indian citizen। ये कहना चाह रहा है कि सभी इंडियन सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समझोगे? और उसके बाद प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन। स्टेट ये भी बताएगी कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं, है ना, उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो। द स्टेट मस्ट प्रमोट द एजुकेशनल एंड The state must promote the educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section। और जो गवर्नमेंट है प्रमोट करेगी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। और शेड्यूल जो है प्रोटेक्ट करेगी, जो स्टेट जो है कोशिश करेगी कि वो प्रोटेक्ट करे किसको? इम्प्रूव करे किसको? एनवायरमेंट को। एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, जंगलों को सेव करे, वाइल्ड लाइफ को सेव करे। द स्टेट मस्ट सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। स्टेट क्या करेगी? सेपरेट करेगी एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। इन द इंटरनेशनल मैटर द स्टेट मस्ट एंडेवर टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये क्या है? ये सारे का सारा गाइडलाइंस हैं जिनको कौन फॉलो करेगा? गवर्नमेंट फॉलो करेगी। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है। These are the guidelines for the governments। ये गवर्नमेंट्स के लिए क्या है? गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस किस लिए है? कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है इनको फॉलो करेगी। गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इनको किस तरह से फॉलो करेगी, ये बोला गया है। सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जहां पर फंडामेंटल राइट्स, जहां पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो फिर क्या होगा? What will be the legal position if law enacted to enforce a directive principle violate a fundamental right? अगर कोई लॉ बना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करने के लिए और वो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है?
वायलेट कर रहा है तो क्या होगा? Initially, the court adopted a strict view in this respect and ruled that directive principle could not override a fundamental right. ये बोला गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो ओवरराइड नहीं करेगा फंडामेंटल राइट को। ये कहना चाह रहा है कि कहीं पर अगर फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो क्या प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। फंडामेंटल राइट जो है वो बड़ा है, सुपीरियर है, सुप्रीम है। फंडामेंटल राइट क्या है? सुप्रीम है। अगर कहीं पर फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो फंडामेंटल राइट क्या है? प्रिवेल करेगा। When the matter come before the Supreme Court in state of Madras versus चंपकराम दोरारी राजन, ये केस था सुप्रीम कोर्ट का केस का कोई केस आया था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मद्रास वर्सेस चंपकराम दोरारी राजन, where validity of government order alleged to give effect to a directive principle was challenged कि भाई क्या है कि जहां पर एक गवर्नमेंट का ऑर्डर था, है ना, जहां पर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था, बट उसको चैलेंज किया गया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज टू कंफर्म टू एंड रन हैज सब्सिडरी टू द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो भाई ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बनेगी वो फंडामेंटल राइट को क्या करेगी? कंफर्म करेगी। तो फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है? सुबॉर्डिनेट है। सुबॉर्डिनेट कह लो या सब्सिडरी कह लो, किसकी? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बड़े हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल राइट उनसे छोटे हैं। अगर जहां पे कहीं भी मतभेद आ जाए फंडामेंटल राइट में या सुबॉर्डिनेट प्रिंसिपल्स में, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो क्या प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है? आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। आर्टिकल 51A impose certain fundamental duty on every citizen of India। और क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटी? अब टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई हमारे संविधान को फॉलो करें, संविधान में जो भी लिखा है उसको फॉलो करना हर एक सिटीजन की क्या है? ड्यूटी है। रिस्पेक्ट करना आइडल्स की, इंस्टीट्यूशन की, भारत के जो आइडल्स हैं, आदर्श है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसका क्या करना? रिस्पेक्ट करना। अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना द सॉवरेनिटी, भारत की अखंडता, एकता, इंटेग्रिटी, इनको क्या करना? सॉवरेनिटी, संपन्नता, यूनिटी, एकता, इंटेग्रिटी, अखंडता को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। डिफेंड करना कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड ऑन टू डू सो। भाई ये क्या है कि भाई अगर आपको किसी राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाया जाए तो आप क्या करोगे? कंट्री की सेवा करोगे। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। भाई आप भारत के लोगों के, जितने भी आपके सिटीजन हैं भारत के लोगों के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहोगे, है ना, और किसी भी बेसिस पे, जाति, धर्म, उसके बेसिस पे भेदभाव नहीं करोगे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर की आप क्या करोगे? वैल्यू करोगे उसकी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारे देश के जो जंगल हैं, जो झरने हैं, रिवर हैं, वाइल्ड लाइफ है,
उनको क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करोगे। तो ये हमारी क्या है, दीज आर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे बढ़ते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? Delegated legislation means legislation by authority other than legislature. Delegated legislation जो होता है, legislation का मीनिंग क्या है, legislation का मीनिंग होता है law, law. Delegated legislation का मतलब law by the authority other than legislation, where the former act on the express delegated authority and power from the latter. भाई क्या होता है कि जो एक्ट है वो क्या है, डेलीगेटेड अथॉरिटी से मिला है, वो क्या है, डेलीगेटेड अथॉरिटी से मिला है। तो वो क्या, किसी दूसरे की पावर से आपको ये डेलीगेट हुआ है, उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वेयर द फॉर्मर एक्टिंग, अगर दो लोग ए और बी, ए ने अपनी पावर, ए के पास कुछ करने की पावर थी, बट उसने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया, किसको, बी को, और बी काम कर रहा है किस बेसिस पे, इसकी डेलीगेट की गई पावर के द्वारा, तो उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जहां पर पहले वाला काम करता है किसी दूसरे की डेलीगेट की गई पावर से, तो उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Parliament and state legislature have the exclusive legislative power which can be exercised by them. पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेट के पास क्या होती हैं, एक्सक्लूसिव पावर होती है। The increasing complexity of modern administration have made it necessary for the legislature to delegate the power. अब क्या कर दिया गया है, पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया गया है, क्योंकि अब क्या है, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी, इतना बड़ा गणतंत्र है हमारा भारत, तो उसको मैनेज करने के लिए पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने अपनी पावर्स को क्या कर दिया है, डेलीगेट कर दिया गया है ना। द थ्री रेलेवेंट जस्टिफिकेशन फॉर डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन पावर को डेलीगेट करने का कारण क्या है, द लिमिट ऑफ द टाइम ऑफ लेजिस्लेचर, the limit of the time of legislation, the limit of the aptitude of the legislature, the need of some weapon for coping with the situation created by emergency. तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था आज का यहाँ पे, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद आता है ऑर्डिनेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस कौन कौन बना सकता है, ऑर्डिनेंस बनाने की पावर किसके पास है, ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। ऑर्डिनेंस क्या होता है, कई बार जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, बट इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है जो कि प्रॉपरली एक्ट नहीं होता, उसे ऑर्डिनेंस बोला जाता है। द इंडिपेंडेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट एनी ऑर्डिनेंस हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस करने की, क्या पावर है, it may relate to subject matter in respect of which parliament has the right to legislate and is subject to same constitutional limitation as legislation by the parliament.
भाई ये किसी ऐसे सब्जेक्ट के मैटर से रिलेटेड होना चाहिए जिसमें पार्लियामेंट के पास क्या हो, पावर हो, राइट हो लॉ बनाने का। उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। It must be satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action। भाई कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को इमरजेंसी को देखते हुए ऑर्डिनेंस पास करना पड़ रहा है। प्रेसिडेंट कैन डू इट ओनली इफ पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। प्रेसिडेंट सिर्फ तभी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब पार्लियामेंट क्या हो, फंक्शन में ना हो। पावर इज टू एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट बट व्हेन इट रीअसेंबल एंड shall automatically cease to have effect at the expiration of 6 weeks from the date of reassembly or before resolution have been passed disapproving the ordinance। और जो ऑर्डिनेंस है वो पार्लियामेंट के सामने क्या होना चाहिए, पेश किया जाना चाहिए जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी। और वो क्या होगा, ऑर्डिनेंस जो है क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा at the expiration of 6 weeks from the date of reassembly or before resolution have been passed disapproving the ordinance। तो ये एक्सपायर हो जाएगा। अब गवर्नेंस के पास भी पावर है ऑर्डिनेंस बनाने की। जब हाउस सेशन में ना हो, सेम सर्कमस्टांसेस है सेम। तो ये है जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है, वैसे ही एक स्टेट का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जिसको गवर्नर बोला जाता है, वो भी क्या बना सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है। सेम की सेम सिचुएशंस है, जो कंडीशंस प्रेसिडेंट के लिए है वही कंडीशन गवर्नर के लिए है, गवर्नर के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर जो 5th है, द कॉन्स्टिट्यूशन